बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर आल स्टूडेंट्स। आई होपफुल कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कंप्लीट पेपर को हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है सिंधी या उर्दू का पोर्शन। उर्दू भी वही होती है, सिंधी या उर्दू के बजाय सिंधी लिखी होती है। जिन स्टूडेंट को उर्दू समझ नहीं आती तो वो सिंधी में लिखते हैं, जिन स्टूडेंट को सिंधी नहीं समझ आती तो वो उर्दू में लिखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। तमाम तर पेपर हैं जी जो आप लोगों के आज के हो चुके हैं। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है जी, नज़म मशवरा की खालिक कौन है। नज़म मशवरा जो है ये परवीन शाकिर ने लिखी हुई है। ठीक है जी, परवीन शाकिर की ये किताब है। तो ये उर्दू के जितने भी थे ये आप लोगों के जो सिलेबस है, पेपर जो है सॉरी आप लोगों की जो बुक है, बुक में से आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, नहू में जुमले की बुनियादी इकसाम कितनी होती है। नहू में जुमले की बुनियादी इकसाम 2 होती हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, पतरस बुखारी का असल नाम क्या था। तो पतरस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह था। ठीक है जी, सैयद अहमद शाह। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, नावल इसमें जो है क्लियर नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, आई थिंक नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ कर सुना रहा हूँ। तमाम तरह आप लोगों ने इनको गौर से जो है सुन लेना है। आई थिंक चकवाड़ा में लिखा हुआ है, चकवाड़ा में वसाल, तो इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। तो ये मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि आप लोगों के उर्दू का जो सिलेबस है उसमें ये शामिल हैं। जो आप लोगों का कोर्स कंटेंट होता है ना मैट्रिक की बुक का, तो उसमें ये तमाम तर लिखे हुए हैं। उसके वजह से क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। दुरुस्त रमूज़ औक़ाफ़ के पाबंद जुमले का इंतखाब करें। रमूज़ औक़ाफ़ जो रमूज़ कहा जाता है ठहराव का ना, वक्फ़े को, यानी जो जुमला इससे इस लिहाज से जो दुरुस्त है जिसमें वक्फ़ा भी हो और दूसरे शख्स के जो बात है वो बात पे क्लियर हो। यहाँ पर लिखो, असलम ने कहा मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पर रमूज़ औक़ाफ़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया ना, असलम ने कहा। असलम ने कहा तो उसके बाद जो यहाँ पर एक ये वाला ऑप्शन लग जाएगा कि असलम ने कहा मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तो इसमें जो दुरुस्त रमूज़ औक़ाफ़ हैं वो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर सी भी है, असलम ने कहा मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है क्योंकि असलम ने कहा मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, क्योंकि जिस वक्त कहा तो यहाँ पर इसमें ये वाला जो साइन है ये इसमें यूज़ होना है। ऑप्शन नंबर डी मोस्ट अप्रोप्रिएट है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी इसमें हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं। ओके। उस वजह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नज़म शायर अहमद फराज के शेरी मजमूए में कौन से शामिल है। तो इसमें जो इन लोगों ने ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से पूछो कि इसमें से कौन सी जो नज़म है वो शायर अहमद फराज के मजमूए में शामिल है। तो ये जो नयाफ्त है, नयाफ्त ऑप्शन नंबर बी जो है ये अहमद फ़राज की किताब है। ठीक है जी, नयाफ्त ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लफ्ज़ पहाड़ कवायद की रूह से क्या है। तो लफ्ज़ पहाड़ कवायद की रूह से इसमें जामद है। ठीक है जी, इसमें जामद ऑप्शन नंबर अलिफ जो है इसमें ए जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ख़ताब किस की है यार, अब ला मकान तेरा है या तेरा। ठीक है जी, तो ये वाला इस शेर का कह रहे हैं ये मिसरा किस शायर का है। तो ये जो मिसरा है ये इलामा मोहम्मद इकबाल का है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी जो इसमें करेक्ट आंसर इकबाल का है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, उम्मत की जमा क्या है। तो उम्मत की जमा उम्मम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था। तो मुंशी प्रेमचंद का असल नाम जो है दंपत राय था। ठीक है जी, दंपत राय ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है जी हमारे पास, लाओ तो कत्लनामा मेरा, ये किसका मजमूआ है, किस मजमूए में शामिल है। तो ये फैज़ अहमद फैज़ का जो है एक मजमूआ है। ठीक है जी, आई थिंक मेरे दिल मेरे मुसाफिर या इसका है। तो ये कंफर्म नहीं, लेकिन ये फैज़ अहमद फैज़ का है, लेकिन इसका जो है तसनीफ़ नहीं मिली कि ये कौन सी तसनीफ़ में से लिया गया है। तो आप लोगों के जो फैज़ अहमद फैज़ की जहाँ पर आप लोगों की गज़ल लिखी होगी तो उसके पीछे यहाँ पर इसके ये शामिल होंगे। ठीक है जी, कौन सी किताब से ये दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, मीर महद को मीर और अकबर को हाजी कहना कवायद की रूह से क्या है। तो ये कवायद की रूह से उर्फियत है, यानी कुछ नाम जो है लोगों के अंदर वो प्यार मोहब्बत से जो है चले जाते हैं, लोग उनको प्यार से ये नाम देना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको उर्फियत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उर्दू हरूफ तहजी की तादाद क्या है। तो उर्दू में हरूफ तहजी की तादाद 36 है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, अली और असलम लैल नहार शब रोज़ कवायद की रूह से क्या। अच्छा, जिस वक्त जुमलों के अंदर ये वाव आ जाए और आ जाए और आ जाए, या दो जुमलों को आपस में वाव आपस में जोड़ रहा हो दो जुमलों को, या आपस में और जो है ये दो जुमलों को आपस में जोड़ रहा हो, तो उस सूरत में हमारे पास जो मरकब होते हैं वो हमारे पास मरकब
तौसीफ़ी होता है, ठीक है जी, मुरक्कब तौसीफ़ी, सॉरी मुरक्कब अतफ़ी है। तो यहाँ पर मुरक्कब अतफ़ी नहीं लिखा हुआ, तो मुरक्कब अतफ़ी का आई थिंक दूसरा नाम मुरक्कब मुतरादिफ़ मुरक्कब तो नहीं हो सकता, इसमें मुरक्कब अतफ़ी था इसका, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर इन लोगों ने मिस ऑप्शन दिया या कुछ इस तरह का उसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि मुरक्कब अतफ़ी होता है जो दो जुमलों को या दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ता है, तो मुरक्कब अतफ़ी होता है। ये वाला करेक्ट आंसर ये होगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आ जाएँ। यहाँ पर ऊपर एक दो क्वेश्चन लेकिन क्लियर नज़र नहीं आ रहे। नरमला के खालिक कौन है? तो अहमद नदीम कासमी की लिखी हुई एक नज़म है नरमला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, असमत, क्वेश्चन नंबर 20 है, असमत चौथाई की तख्लीक दोज़खी सनफ़ के लिहाज से क्या है? तो जो ये तख्लीक है असमत चौथाई की, तो ये एक खाका है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी जो इसमें वो करेक्ट आंसर है, खाका है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने जो क्वेश्चन है हमारे मेन क्वेश्चन, विच वन ऑफ द जनरल अवेयरनेस के, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ रशिया? रशिया का कैपिटल कौन सा है? तो मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी ऑफ सीरिया? सीरिया की जो करेंसी है उसका क्या नाम है? तो वो सीरिया का जो है पाउंड है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर वाज? तो जो है मिलिट्री का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जिसको निशान हैदर कहा जाता है, वो सबसे पहले किसको दिया गया था? तो वो सबसे पहले मेजर सरवर शहीद को, ठीक है जी। इसमें ऑप्शन नंबर कैप्टन सरवर शहीद, ऑप्शन नंबर सी है इसमें, आई थिंक बी है, सॉरी, ठीक है, सरवर शहीद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आफ्टर द एसेसिनेशन, सॉरी यहाँ पर क्लियर नजर नहीं है, एसोसिएशन आई थिंक लिखा हुआ है, ठीक है, एसेसिनेशन, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, एसेसिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ, क्लियर लफ्ज़ नजर नहीं आ रहा ना। आफ्टर द एसेसिनेशन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज फिल्ड बाई। अच्छा जी, लियाकत अली ख़ान के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके बाद जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था? तो वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन था, ठीक है, निज़ामुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द फेमस लेक झील सैफुल मुलूक इज़ लोकेटेड इन? तो झील सैफुल मुलूक जो है वो कहाँ पर है? तो वो कगान में वाक़ है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन? तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो कौन, सब तो जो ट्रिलियन के हिसाब से है वो सिंध के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द डिडली कोरोना वायरस इमर्ज? तो जो ये कोरोना वायरस जो है कब इसकी इब्तदा हुई? तो कोरोना वायरस 2019 में आया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन विच ईयर? पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप कब कब जीता था? तो पाकिस्तान 1992 के अंदर वर्ल्ड कप जीता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? लाहौर का जो म्यूज़ियम है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको IMF कहा जाता है इज़ लोकेटेड इन? तो ये वाशिंगटन के अंदर हमें नज़र आता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, जिसके बाद हम आ जाते हैं जी, बाकी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी हमारे पास कुछ इंग्लिश के हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। पहले जो क्वेश्चन था जी, कमाल मदर डिड नॉट नो व्हाट हैड ब्रॉट अबाउट द चेंज? तो यहाँ पर लफ्ज़ जो है इसको चेंज को अंडरलाइन किए हुए, तो ऊपर यहाँ पर इन लोगों ने लिखा हुआ सिनोनियम्स और आगे लिखा भी हुआ है वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग, ठीक है जी। सिनोनियम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला। यहाँ पर चेंज का मतलब क्या है? तो अब चेंज का मतलब यहाँ पर तब्दील करना है ना, तो इसमें इंग्लिश में कौन सा वर्ड हो जाएगा? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है, द एक्ट ऑफ समथिंग बिकमिंग डिफरेंट, किसी चीज़ का मुख्तलिफ हो जाना, गलत है जी। नंबर 2 है रिप्लेसिंग समथिंग विथ समथिंग न्यू, किसी चीज़ को किसी नई चीज़ के साथ चेंज करना। चेंज करने का मतलब होता है इसको बदलना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसको हम करेक्ट कर लेते हैं फिलहाल। ऑप्शन सी है एन एक्सपीरियंस बीइंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ यूजुअल, आमतौर पर जो दूसरे से डिफरेंट होता है, गलत है जी। एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ थिंग्स, ठीक है जी, एक्स्ट्रा सेट ऑफ थिंग्स, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर बी जो इसमें वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 62 को देखें, ऑल द वर्ड आर द अपोजिट इन मीनिंग, तमाम जो लफ्ज़ थे ये अपोजिट थे मीनिंग के। अब अपोजिट किसको कहा जाता है जी? सिनोनिम्स के सेम मीनिंग है, इंटोनियम्स के मतलब हो जाएगा अपोजिट, तो इंटोनियम्स हमारे पास है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल ईजी थे। क्वेश्चन नंबर 63 है, बिसाइड यू हैव ए बेड, के जी बिसाइड यू हैव
ए बेड कॉफ, आपको इसके साथ साथ यानी इसके बावजूद आपको एक बहुत ज़्यादा बुरी किस्म की खांसी लगी हुई है। एंड सम टाइम यू हैव फीवर, और किसी वक्त आपको बुखार भी होता है। तो बिसाइड का, अब यहाँ पर जो हमने बिसाइड का सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाला वर्ड देखना है, तो बिसाइड का हमारे पास जो सेम मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा वो आप लोग यहाँ पर देख लें। लफ्ज़ पहला है अलॉन्ग विद, इसके साथ साथ। नंबर 2 है आल्सो बी, इन एडिशन, मज़ीद ये कि हाउएवर, हत्ता के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जी अलॉन्ग दिस, इसके साथ साथ, ठीक है। अलॉन्ग दिस भी हो सकता है, आल्सो का मतलब होता है बी, इन एडिशन मज़ीद। तो यहाँ पर इसका जो होगा अलॉन्ग विद, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्लीज़ टेल मी व्हाट आई शुड डू टू बी वेल एंड हेल्थी। कह सकते हैं, कहता है कि यहाँ पर जो वेल है, वेल का हमने क्या फाइंड आउट करना है, सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाला। ठीक है जी, वेल का हमारे पास हो जाएगा ऑल राइट, सब ठीक, इन ए गुड स्टेट, स्मार्ट, हैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश होते हैं, स्मार्ट का मतलब स्मार्ट है, सिंपल। इन ए गुड स्टेट, एक अच्छी स्टेट, ऑल राइट, सब ठीक। ठीक है, वेल का मतलब होता है अच्छा, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑल राइट, सब ठीक, इन ए गुड स्टेट, एक अच्छी हालत में। ठीक है जी, ये भी इसका करेक्ट है, बट इसका जो होगा ऑल राइट, सब ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है जी, प्लीज़, ये भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, दे आर फ्लिंगिंग इंसल्ट एट ईच अदर, सॉरी लिखा हुआ है इंसल्ट्स एट ईच अदर, यानी यहाँ पर फ्लाइंग का मतलब होता है उछालना। ठीक है जी, इंसल्ट एट ईच अदर यानी वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, ये जो इसका लफ्ज़ मानी ये है। वैसे फ्लिंगिंग का मतलब होता है उड़ाना, तो यहाँ पर होगा उछालना। थ्रोइंग, फेंकना, तो डायरेक्टिंग, सिटिंग, यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन अब ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, एंटोनियम्स यहाँ पर पूछे हुए। एंटोनियम्स का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग वाले। नेक्स्ट जो है, कमाल गिव रीज़न टू हिज मदर, वही आई थिंक यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन दिए हुए, गिव रीज़न डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर देखें उसमें फर्स्ट में सेम था, इसमें डिफरेंट लिखा हुआ, तो डिफरेंट का आप लोगों ने एंटोनियम्स, डिफरेंट का क्या होता है, सिमिलर, ऑप्शन नंबर है सिमिलर, सिमिलर डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, गो टू बेड अर्ली, गो टू बेड अर्ली, तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है गो टू बेड का, तो गो टू बेड का हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका उलट क्या हो जाएगा, गो टू बेड, स्टार्ट, वेक अप। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ओपन योर आइज़, अपनी आंखें खोलो। अप का मतलब ऊपर है, वाक का मतलब वाक है, स्टार्ट का मतलब शुरुआत है। तो गो टू बेड अर्ली, गो टू बेड अर्ली का हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रिमेंबर टू यूज द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ सेंटेंस, तो यहाँ पर रिमेंबर का पूछा हुआ। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखें कि जुमले के आखिर में आपने क्या यूज़ करना है, फुल स्टॉप यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है रिमेंबर द यूज़ फुल स्टॉप एट एंड ऑफ सेंटेंस, तो इसका हम अपोजिट ले लेंगे। इसका अपोजिट रिमेंबर का याद रखना, तो फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, ही लुक्ड वेरी ग्रेव एज द एंटर टू रूम, ही लुक वेरी ग्रेव, तो यहाँ पर हमने लफ्ज़ जो है ये ग्रेव का अपोजिट देखना है, ग्रेव का। यहाँ पर जो लफ्ज़ ग्रेव यूज़ हुए ना, GRAVE, ही लुक वेरी ग्रेव एज ही इंटर द रूम। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ ग्रेव होता है हमारे पास, उसका मतलब होता है कब्र। ठीक है जी, ग्रेव का मतलब होता है कब्र। तो अब यहाँ पर जो लफ्ज़ यूज़ हुए एज ए ग्रेव, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये इसका मतलब होगा गौर से। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, ही लुक वेरी ग्रेव एज ही इंटर द रूम, उसने बड़े गौर से देखा, जैसे वो कमरे में दाखिल हुआ उसने बड़े गौर से देखा। ठीक है जी, ग्रेव। अब ग्रेव का यहाँ पर उलट मानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा नॉन सीरीज़ है, एक साइलेंट है, एक सैड है, एक जो है थाटफुल है। तो यहाँ पर इसका जो उलट हो जाएगा ग्रेव का, अगर हम यहाँ पर गौर का मतलब लेते हैं ग्रेव का, तो यहाँ पर हो जाएगा साइलेंट, खामोश। गौर से नॉन सीरीज, ठीक है जी, एक सीरीज होते एक नॉन सीरीज होते, एक गौर से, एक सैडनेस से, एक थॉटफुल से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होगा, अगर यहाँ पर इन लोगों ने मानी गौर लिया हुआ। अदरवाइज इसका मतलब कब्र होता है, तो कब्र का यहाँ पर आई थिंक कोई यहाँ पर अपोजिट नहीं है। ठीक है जी, कब्र का अपोजिट यानी वहाँ पर हमें गम होते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो अगर इसका अपोजिट हमें हमारे पास खुशी होगा, तो उस तरह का कोई वर्ड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो माई अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्यूम्स आर पॉल्यूटिंग और एदर्स आवर सिटीज़, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ आवर सिटीज़। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ है पालूटिंग का मतलब होता है गंदगी करना। ठीक है जी, आलूदगी करना, गंदगी करना। तो यहाँ पर इसका क्लियरिंग, वाशिंग, सॉफ्टिंग, प्यूरिफाइंग। तो यहाँ पर क्लियरिंग का मतलब होता है सफाई,
वॉशिंग का मतलब धोना, सॉफ्टिंग का मतलब नरम, प्योरीफाई का मतलब इसको साफ़ करना। तो यहाँ पर इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा वो एयर को हम क्या करते हैं, अपनी सिटी में एयर को जो है वो प्योरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर एक क्लियर नहीं करते हैं या प्योरीफाई करते हैं, इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है? तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है ए जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है जी। पॉल्यूटिंग का मतलब होता है आलूदगी, क्लियरिंग का मतलब होता है सफाई। ठीक है जी, आलूदगी करना और सफाई करना। प्योरीफाई यानी किसी चीज़ को प्योरीफाई करना, ये और सेंस में आ जाता है। ओके, इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है मैथमेटिक्स फॉर्म के। 5 इज़ 25% ऑफ ए नंबर, फाइंड द नंबर। आपने क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो है हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। तो 25% ऑफ ए नंबर, 25 जो हमारे पास परसेंट है। अब 25% का मतलब होता है 25 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है जी, 100 मल्टीप्लाई बाई ऑफ ए नंबर, मल्टीप्लाई ऑफ नंबर इज इक्वल टू 5। व्हाट इज़ दैट? आप लोगों ने हमने क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, वो नंबर फाइंड करना है जिसमें ये वाला के ये जो उन्होंने इन लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पूछे हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम जिसको कट डाउन करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है x इक्वल टू 20 आ रहा है। ठीक है जी, x इक्वल टू 20 जो कि इन लोगों ने आंसर के अंदर गिवन नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी इसका ये आंसर नंबर 20 आना था, क्वेश्चन का आंसर 20 आना था। ठीक है जी, आप लोग इसको गूगल करके देख सकते हैं कहीं से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ ए कार ट्रेवल 120 माइल्स, एक जो कार है वो 120 मील चलती है इन 2 आवर, 2 घंटों के अंदर। हाउ फार वेल इट ट्रेवल इन 3 आवर एट द सेम स्पीड। कह रहे अगर एक कार जो है वो 120 किलोमीटर, एक जो कार है वो कितनी 120 किलोमीटर चलती है जी 2 घंटों में। 120 किलोमीटर वो 2 घंटों के अंदर ट्रैवल करती है। अभी ये पूछ रहा है कि 3 घंटों में उसकी स्पीड क्या होगी। यानी 1 घंटे के हम सबसे पहले 120 को जो है वो 2 के ऊपर तकसीम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 1 घंटे में कितना चलती है। तो 1 घंटे में ये जो गाड़ी है, 1 घंटे में ये कार जो है वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो टोटल जो ये 3 घंटे हैं। ठीक है जी, 3 घंटों का पूछ रहे तो जब जिस वक्त 3 को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 180 आ जाएगा। ठीक है, यानी 180 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगी। ऑप्शन नंबर 180 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द 1/3 ऑफ 3 पावर 6। ठीक है जी, 3 पावर 6 का 1/3 हमने निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो इसकी जो पावर इसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, वीडियो काफ़ी लंबी, अच्छा जी हमारी जो वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगी तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के साथ आप तमाम स्टूडेंट के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर जनरली लिख देता हूँ। सबसे पहले हम 3 की पावर जो है 6 मरतबा 1 2 3 4 5 6 टाइम। ठीक है, सबसे पहले हमने सारी को मल्टीप्लाई करना है, देन इसका 1/3 करना है, यानी इसका तीसरा गुना कर देना। तो हमारे पास आंसर जो है वो 3 पावर 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसका डायरेक्टली भी देख लेना तो इसका हमने 1/3 करना है, यानी इससे 3 गुना कम करना है। 3 गुना अगर 6 है, 6 का 3 गुना करना है। 6 का 3 गुना करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ रहा है। यहाँ पर पावर हमारे पास 3 है, 3 की पावर हमारे पास 2 हो जाएगी। ओके, इसका 3 गुना ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से तमाम तरह मैथमेटिक्स के, एप्टीट्यूड, रीजनिंग के और उसके अलावा जो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर अब बाकी रह गया वो तमाम तरह इंशाल्लाह सोल्व करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।